नमस्कार। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में आरबीएससी क्लास 12th फिजिक्स के लिए चैप्टर 4 कैपेसिटेंस का रिवीजन करेंगे। एक एक टॉपिक को हम फिर से देखने वाले हैं, क्या क्या है इसमें सारा सब कुछ देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि इस चैप्टर में कौन कौन से मोटे मोटे टॉपिक बनते हैं या किन टॉपिकों का हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपकी बुक में गिवन है या जो टॉपिक हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे वो होगा कैपेसिटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं धारिता। सेकेंड टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता। थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा यहाँ पे डिस्कस करने वाला वो होगा कैपेसिटर, संधारित्र। फोर्थ टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। फिफ्थ टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, समांतर प्लेट संधारित्र और इसकी धारिता। सिक्स्थ टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या मैं कहूं किसी संधारित्र की धारिता यदि चालक की प्लेट या संधारित्र जो है इसकी प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हो जो कि पूर्णतः भरा है। ठीक है। सेवंथ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब यहां पे डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो एट्थ जो टॉपिक, आठवें नंबर पे जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन। दो प्रकार से कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे। नाइन्थ नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो होगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। 10th नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक हम निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल और एक निकालेंगे एनर्जी लॉस। और इस प्रकार से ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं धारिता। हिंदी में बात करें धारिता क्या है, तो किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज बाय ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसे उस कंडक्टर की धारिता कहते हैं, उसे उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो ये कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज ले सकता है, वो क्या है, कितना चार्ज ये होल्ड कर सकता है, वो क्या है, कैपेसिटेंस है। क्या है, कैपेसिटेंस। तो मैं लिखूंगा क्या, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज बाय ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। बात क्लियर है। बात करते हैं कैपेसिटेंस की फॉर्मूला की, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। कैपेसिटेंस समझ में आया क्या है, कोई कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वो क्या है कैपेसिटेंस, वो क्या है धारिता। फॉर्मूले की बात करते हैं, यहां पे फॉर्मूला निकालते हैं हम एक कॉन्सेप्ट से। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि किसी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाता है, क्या दिया जाता है, चार्ज, तो होता क्या है, उसका पोटेंशियल भी उसी रेशो में इंक्रीज होता है। कैसे, क्या होता है कि जैसे हमने इसको चार्ज देना है और लेट सपोज कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज देना है, क्या देना है, पॉजिटिव, मतलब इस कंडक्टर को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है, धनावेशित करना है। तो समझो कि जैसे मैंने यहां पे पहला चार्ज दिया लेट प्लस, फिर मैंने दूसरा चार्ज दिया प्लस, होगा क्या, ये जो प्लस यहां पे आएगा ये रिपेल होंगे आपस में, मतलब यहां पे रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क होगा। फिर तीसरा प्लस दे रहा हूं जैसे ये लो, तो यहां पे वापस से रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क होगा। तो रिपल्सन के अगेंस्ट काम किया जा रहा है, एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज हम यहां पे भेज रहे हैं, दूसरा चार्ज हम यहां पे भेज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कैसे? अरे ये चीज मैंने आपको बताई थी ना भाई, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर डिस्प्लेस करते हैं, किसी चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, और रिपल्सन हो रहा है तो मतलब रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, मतलब काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यों, काम बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। सॉरी, डब्ल्यू अपॉन ये v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू है, मतलब u अपॉन क्यू, मतलब काम बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और यहां से हम क्या कह देंगे कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है उसी रेशियो में, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू V। और यहां से क्या हो गया, Q इज इक्वल टू CV। और यहां पे ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहां से C का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, Q अपॉन V। ये फॉर्मूला आ जाता है अपने पास किसका, कैपेसिटेंस का, धारिता का। बात करें इसकी यूनिट की तो ऐसा यूनिट यहां पे क्या हो जाएगी, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट क्या है ये एक ऐसा यूनिट है, क्या है, ऐसा यूनिट, और इसको कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं, फैराड। जैसे कि आप बात करें, जैसे Q इज इक्वल टू कितना होता है, I डॉट T होता है, क्या बोलता है, एम्पियर डॉट सेकेंड, और इसको क्या कह देते हैं, कूलम कह देते हैं। सिमिलरली कूलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराड। तो कोई आपसे पूछे कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है तो आप क्या कहोगे उसे, इसका ऐसा यूनिट होता है फैराड, और इसी को बोलते हैं कूलम पर वोल्ट। बात क्लियर है? आगे हम यहां पे बात करते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ये किस पे डिपेंड करता है। ये जो कैपेसिटेंस है ये कंडक्टर जो है जिसके लिए हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं उसकी साइज पे डिपेंड करता है, उसके शेप पे डिपेंड करता है, और उसके आसपास कैसा मीडियम है उस पे डिपेंड करता है। इसी के साथ अगर उसके आसपास अगर कोई कंडक्टर है तो वो उस पे भी डिपेंड करता है। साइज शेप पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, मतलब कोई कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, तो शेप पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा शेप, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा स्टोर करेगा। शेप मतलब कैसा शेप है तो शेप पे भी डिपेंड करेगा। मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्या मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, और कोई अदर मीडियम है, उस पे भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा हम आगे बात करेंगे, कैसे सी मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, आगे बात करेंगे, ठीक है। और कोई कंडक्टर अगर पास में है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि इसके पास में एक और कंडक्टर होगा तो यहां से क्या होगा, चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे और इस प्रकार से कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये थी डिपेंडेंसी, साइज, शेप, मीडियम एंड कोई अदर कंडक्टर है जो कि इसके पास लाई कर रहा है, इसके पास है, तो वो उस पे भी आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। बात क्लियर है? क्यों किसी कंडक्टर में अगर मतलब किसी कोई कंडक्टर उसको चार्ज दे रहे हो तो उसका पोटेंशियल भी उसी रेशियो में इंक्रीज होता है, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट, इसी को क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नंबर 2 पे जो हमारा टॉपिक है उसकी। नंबर 2, और ये है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो लेट सपोज कि अपने पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसको प्लस Q चार्ज दिया जाता है और इसकी रेडियस आपके पास R है। तो हमें बतानी है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, यही ये टॉपिक है पूरा। क्योंकि हमें पता है C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, और V क्या है, इस स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल, वो कितना होगा, वो होगा K Q अपॉन R। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है
के क्यू अपॉन आर, ये वैल्यू यहां पे रख दूंगा तो मेरे पास सी कितना आ गया, क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कट गया, मतलब सी कितना आ गया, आर अपॉन के। के क्या है, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था ना, के 1/4 पाई नोड फॉर एयर या वैक्यूम और इन एसआई सिस्टम। बात क्लियर है? तो यहां पे रखूं तो ये क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर। ये कहां पे, एयर या वैक्यूम में अगर ये है तो ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गया, एयर या वैक्यूम में अपने पास कैपेसिटेंस आ गया। अगर ये किसी मीडियम में होता, अगर ये किसी मीडियम में होता तो क्या होता, 4 पाई एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन क्या होता, उस मीडियम की परमिटिविटी होती है, उस मीडियम की परमिटिविटी। तो आप क्या देख रहे हो, कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा था ना, मैं आगे बताऊंगा कि मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, अलग अलग वैल्यू आएगी। एप्सिलॉन को यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात क्लियर है? तो यहां से आपने ये चीज नोटिस कर ली कि ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। साथ में आपने ये भी नोटिस की कि ये आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर रेडियस इंक्रीज करोगे तो सी भी इंक्रीज होगा, तो साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही है भाई, सेकंड टॉपिक, बस इसमें इतना सही है। थर्ड जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है अपना कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर, हिंदी में कहते हैं इसे संधारित्र। क्या होता है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करके रखता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ये चार्ज को स्टोर कर लेता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी को भी स्टोर करता है, मतलब ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी है। क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी है। थर्ड हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या होता है, दो आपके पास कंडक्टर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल बट अपोजिट चार्जेज, इक्वल बट अपोजिट चार्जेज। इसमें क्या होते हैं भाई, दो कंडक्टर होते हैं जो कि इक्वली और इक्वली चार्ज होते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट का जिन पर चार्ज होता है, बट नेचर उनका अपोजिट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे एक कंडक्टर ये हो गया, ये दूसरा कंडक्टर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। बात क्लियर है? अब यहां पे अगर मैं पूछूं कि कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना, कुल चार्ज कितना, कुल आवेश कितना, तो कुल आवेश हो गया मेरा प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर 0। और मैं पूछूं कैपेसिटर पे चार्ज कितना, तो चार्ज आपको बताना है पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, वही क्या होगा, इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा। टोटल चार्ज 0, चार्ज क्यू, जो भी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा वो। बात क्लियर है? अब देखो ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी कैसे स्टोर करता है आगे बात करेंगे, चार्ज कैसे स्टोर करता है। क्या होता है कि जैसे हम इसको चार्ज करने के लिए बैटरी से जोड़ते हैं, यहां पे किसे जोड़ते हैं, बैटरी से, ये प्लस क्यू हो जाता है, ये माइनस क्यू हो जाता है। तो अगर हम इसको हटा भी देते हैं ना, तो इसमें जो चार्ज रहता है, इसमें चार्ज यहां पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। आवेश, आवेश संरक्षण की युक्ति, संरक्षण ऐसा कह सकते हैं शायद। चलो थर्ड फोर्थ टॉपिक देखते हैं। हाँ, संरक्षण नहीं, आवेश एकत्रीकरण की युक्ति कहते हैं। ठीक है, फोर्थ टॉपिक देखते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, यह है कि हमें किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है।
या मैं कहूं किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, वो जो सारा प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस प्रिंसिपल कहलाता है इसका। हालांकि कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन। तो पहले एक कंडक्टर लेके आएंगे, फिर इसके पास दूसरा कंडक्टर लेके आएंगे। अब उसके कारण होगा क्या कि एक कंडक्टर का पोटेंशियल थोड़ा डाउन होगा, और पोटेंशियल डाउन होगा तो C इक्वल टू Q अपॉन V, और यहां से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ इसका फंडा है, समझना मैं बताता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत, ये क्या कहता है, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं यदि इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर लेके आ जाए। तो होगा क्या कि जो पहला कंडक्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। लेट्स सपोज कि जैसे अपने पास ये एक प्लेट है, ठीक है, ये अपने पास एक क्या है, प्लेट या कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर है, चालक है ए, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका वो क्या है, इसका प्रिंसिपल है। कैसे, देखो ये कंडक्टर है, इसके पास मैं एक दूसरा कंडक्टर लेके आता हूं जो कि मेरे पास अनचार्ज है, ये चार्ज है और ये मेरे पास अनचार्ज है। इसके पास लेके आया हूं, पास में है एकदम। तो होगा क्या, इंडक्शन के कारण ये जो सरफेस है यहां पे क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास नेगेटिव चार्ज, और इस सरफेस पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस्ड हो जाएंगे इस प्लेट पे, इस कंडक्टर पे। ये कंडक्टर बी जो कि अनचार्ज है, ये चार्ज है, तो इस पे प्लस आ गया और इस पे माइनस इंड्यूस हो गया। अब क्या करते हैं, देखो इधर यहां पे ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि माइनस यहां पे जो चार्ज है वो इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसमें कमी करेगा, जबकि प्लस चार्ज इस कंडक्टर के पोटेंशियल में वृद्धि करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएगा। बात क्लियर है, माइनस चार्ज इस कंडक्टर के पोटेंशियल में कमी करेगा, बट जो आपका प्लस चार्ज है वो इस कंडक्टर के पोटेंशियल में वृद्धि करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। कैसे, अरे देखो प्लस के लिए यहां पे जुड़ेगा, माइनस के लिए माइनस में आएगा, प्लस के लिए प्लस में आएगा, माइनस के लिए माइनस में आएगा। तो प्लस बढ़ाएगा, माइनस घटाएगा इसका पोटेंशियल। अब बात करूं यहां पे डिस्टेंस की, तो माइनस के लिए डिस्टेंस कम है जबकि प्लस के लिए डिस्टेंस ज्यादा है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है, डिस्टेंस अगर ज्यादा होता है v कम होता है। तो प्लस प्लेट जो प्लस चार्ज है उसके कारण इस पर जो पोटेंशियल होगा वो माइनस के कंपेयर में कम होगा, माइनस के कंपेयर में कम होगा, जबकि माइनस का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, इसका मतलब, और प्लस का कम होगा। तो रिजल्टेंट यहां पे बात करूं तो इसका पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहां पे माइनस वाला थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस वाले से, यहां पे क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो माइनस वाला पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस वाले पोटेंशियल की तुलना में। तो इस प्रकार से होगा क्या, रिजल्टेंट अपने पास ये आएगा कि ये जो कंडक्टर है इसका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, मतलब अब हम इसको थोड़ा सा चार्ज और दे सकते हैं, और इस प्रकार से क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा तो कैपेसिटेंस बढ़ाया जा सकता है ऐसे। बात क्लियर, थोड़ा सा तो कैपेसिटेंस ऐसे बढ़ा दिया। अब हमें और बढ़ाना है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहां पे अर्थिंग कर देंगे यहां पे। तो होगा क्या, यहां अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो प्लस है इनको खा जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इन प्लस को यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ गए ये खा गए। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इस कंडक्टर बी पे अपने पास माइनस चार्ज रह गया, इस कंडक्टर बी पे माइनस चार्ज रह गया। इस कंडक्टर ए पे प्लस चार्ज है, तो कंडक्टर बी के कारण इसके पोटेंशियल में कमी होगी,
जो प्लस चार्ज था जिसके कारण वृद्धि हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रहा था, वो यहां पे नहीं हुआ, वो यहां पे है ही नहीं। मतलब माइनस चार्ज के कारण यहां पे इसके पोटेंशियल पे कमी होगी, प्लस वाला यहां पे चार्ज है ही नहीं, मतलब वो इसके पोटेंशियल में वृद्धि करेगा ही नहीं, इसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं, मतलब पोटेंशियल इसका घटेगा ही। पहले जब था तो यहां पे प्लस भी था, तो वो क्या कर रहा था, थोड़ा सा बढ़ा भी रहा था, वो थोड़ा बढ़ा रहा था और ये ज्यादा घटा रहा था, तो एज कंपेयर टू थोड़ा इसका कम हो रहा था। लेकिन अब इस पर माइनस बच गया, तो ये तो क्या करेगा भाई, इसका घटाएगा, बढ़ाने वाला है नहीं। मतलब फाइनली अपने पास ये हुआ कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल बहुत कम हो गया, इस कंडक्टर का पोटेंशियल बहुत कम हो गया। और इस कंडक्टर का पोटेंशियल बहुत कम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये और चार्ज ले सकता है, और चार्ज को होल्ड कर सकता है, मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यही क्या है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है, संधारित्र का सिद्धांत है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अगला टॉपिक नंबर 5, जो कि है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, समांतर प्लेट संधारित्र और इसकी धारिता, ये हमारा नंबर 5 नंबर वाला टॉपिक है। तो देखो, जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर, इसको साइज के अकॉर्डिंग, जो इसका साइज है, शेप के अकॉर्डिंग हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, शेप के अकॉर्डिंग। एक तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। मतलब अगर जो हमने कैपेसिटर लिया है, जो कैपेसिटर हमने यूज लिया है, उसका जो शेप है वो प्लेन है, तो वो प्लेन हो गया, पैरेलल प्लेट हो गया। और उसका शेप अगर सिलेंड्रिकल है तो ये कौन सा हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और उसका शेप अगर स्फेरिकल है तो ये हो गया अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर। इसी प्रकार से आपके कैपेसिटर डिवाइड होता है। देखो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें 2 प्लेन प्लेटें होती हैं, 2 प्लेन प्लेटें होती हैं जो कि एक दूसरे के बहुत पास स्थित होती हैं, बहुत पास लाई करती हैं, जिनमें एक जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो दूसरी प्लेट उतने ही अमाउंट से नेगेटिवली चार्ज होती है। मतलब यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पे क्या आपका माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस क्यू। और ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की। क्योंकि हमें पता है C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V, और V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई ये जो डिस्टेंस है ये V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है इन प्लेटों के बीच में, और ये डिस्टेंस कितना है, ये मेरा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए ये जो बताते हैं हम यहाँ पे कि ये जो आपका कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर, मतलब ये पहली कंडक्टिंग प्लेट है, ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है। इसमें क्या होता है, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, इसका जो शेप है, इसका जो साइज है, वो इसके कंपेयर में, सेपरेशन के कंपेयर में ज्यादा होता है, सेपरेशन के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो मतलब ये जो हिस्सा होता है इसका, ये एक तरह से किसकी तरह काम करता है, एक शीट की तरह काम करता है। और शीट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से समझा रखा है मैंने ये सारी चीजें, कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसके लिए भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना हो गया यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर, नेगेटिव के लिए अंदर की ओर, तो पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर यहाँ पे,
और इसके लिए बात करूं तो ये भी यहाँ पे, तो कितना हो गया एक ही डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पे, इन दोनों प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे होता है, यहाँ पे ये जो साइज होता है इस प्लेट का, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादा मानते हैं इसके कंपेयर में। इस कारण ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका एक शीट की तरह काम करता है, और शीट के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से v कितना हो जाएगा इस प्रकार से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई d। और सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं, q अपॉन a, मतलब q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और ये d। ये वैल्यू यहां पे मैं पुट कर देता हूं, तो मेरे पास c कितना आ जाएगा, q अपॉन qd अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। और इस प्रकार से q से q कट गया, और c मेरा कितना आ गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाता है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। किसी मीडियम की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d। यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा जिसको मैं लिख दूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। बात क्लियर है। तो ये है भाई आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, जिसमें आप देख रहे हो c इज प्रोपोर्शनल टू a, c इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d, मतलब a और d पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, और नंबर 6 पे जो टॉपिक हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं ये है अपना कि भाई कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। कब if it is completely filled with a dielectric, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हो प्लेटों के बीच में, तो ये लो भाई आपके पास प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, ठीक है, और इसके बीच में ये कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक रख दिया मैंने, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है। बात क्लियर है। तो मीडियम की तो अभी हमने बात ही की थी, तो c कितना आ गया था, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d आ गया था ना, निकाल सकते हैं। वैसे भी c इज इक्वल टू q अपॉन v होगा, और v इज इक्वल टू e डॉट d होगा। कितना होगा, e डॉट d, और e कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये मल्टीप्लाई d। यहाँ पे ये वैल्यू रख दूंगा, q की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे q अपॉन a, यहाँ पे ये वैल्यू रखूंगा तो आएगा क्या अपने पास, c आ जाएगा अपने पास a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d। अभी निकाला ना मीडियम के लिए, वही तो है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो ऐसा सेकंड, इसी में जो अपना टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 7, नंबर 7 पे जो टॉपिक है वो है अपना इफ इट इज पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ना होके क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। मतलब ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये प्लस और ये आपका माइनस, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रखा है जो कि पार्शियली फिल्ड है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है d, और मान लेते हैं यहां पे जो डिस्टेंस है वो है t, कितना है t। तो यहां पे बात करूं कितना कैपेसिटेंस होगा, तो c इज इक्वल टू q अपॉन v, और v बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग है, इस मीडियम में अलग है, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा ना, तो मीडियम में अलग है और एयर में अलग है। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू ed, मतलब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एयर में डिस्टेंस। एयर में कितना डिस्टेंस, d माइनस t, ये आपका एयर का डिस्टेंस है, प्लस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई मीडियम का डिस्टेंस। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से v इज इक्वल टू मेरे पास हो गया e नोड d माइनस
टी प्लस ई एम को मैं लिख सकता हूं कितना, ई नोड अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई टी। कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि ई मीडियम कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। ये क्या हो गया, ई नोड, ई एयर, ई वैक्यूम, ई फ्री स्पेस, तो ई एयर या वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई टी, ऐसा लिख सकता हूं। और यहां से v अपने पास हो गया, ई नोड यहां पे बाहर आ गया, ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। और इस प्रकार से ये वैल्यू यहां पे रख दूं तो मेरे पास होगा Q अपॉन ई नोड। ई नोड को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एयर में, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, यानी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड, और ये कितना d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्यू से क्यू कट गया और यहां से कितना आ गया, a एप्सिलॉन नोड अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये ऊपर गया। और ये अपने पास कैपेसिटेंस आ जाता है जब यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इनकी प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो पार्शियली फिल्ड होता है। तो 8th टॉपिक की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। दो प्रकार से कॉम्बिनेशन हम देखते आए हैं, पहले भी हमने देखा है, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे एक कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर, आगे ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल से, होगा क्या, यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये प्लस आएगा इधर, प्लस क्यू, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू, यहाँ पे जो प्लस आएगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इसके कारण यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो प्लस होगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये V वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे आपका V1 पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, किन का, कैपेसिटर्स का, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब यहाँ पे Q सेम होता है बट V यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट। मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यस। और V क्या है, टोटल, ये ठीक है। मतलब ये एक और ये, मतलब V यहाँ पे इक्वलेंट है, क्या है, इक्वलेंट। तो V को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है CV, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मतलब CSV। तो यहां से V को मैं लिख सकता हूं Q अपॉन CS। V1 क्या, Q अपॉन C1, V2 क्या, Q अपॉन C2, V3 क्या, Q अपॉन C3। और इस प्रकार से क्या आ गया, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और इस प्रकार से अपने पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस आएगा वो निकल जाएगा, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। बात क्लियर है। आगे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका एक कैपेसिटर, मतलब सभी कैपेसिटर का जो पहली जो प्लेट है वो एक पॉइंट से जुड़ी होती है, जबकि जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे पॉइंट से जुड़ी होती है, दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होती है। फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड सेकेंड प्लेट of their capacitors are connected another point, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्ट होती है। यहां पे हमने एक इसको यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे V है,
यहाँ पे क्या है v, यहाँ पे भी क्या होगा v, यहाँ पे भी क्या होगा v। बट बात करें चार्ज की तो यहाँ पे ये जंक्शन बन गया, तो जंक्शन के कारण चार्ज अलग अलग जाएगा, करंट अलग अलग जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि Q1 चार्ज गया तो ये हो गया प्लस Q1 और ये क्या हो जाएगा माइनस Q1। यहाँ पे Q2 मतलब प्लस Q2 तो यहाँ पे माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3 तो यहाँ पे माइनस Q3। क्या देख रहे हो यहाँ पे V सेम है बट Q डिफरेंट है, मतलब टोटल Q कितना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q को मैं क्या लिख सकता हूँ CS नहीं CP, पैरेलल है ना CPV, इसको लिख सकता हूँ C1V, इसको C2V और इसको C3V। CP कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो उसका कैपेसिटेंस आ जाता है। बात करते हैं नंबर 9 की, जो नंबर 9 पे हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। और नंबर 9 पे हम बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की, स्फेरिकल कैपेसिटर की, गोलीय संधारित्र की। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, वही दो आपके इसमें क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड स्फेयर होता है, ठीक है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पे उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होता है। बात क्लियर है। लेट इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस b है, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज। कैसे करते हैं भाई, अंदर वाले स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो होता क्या है, यहां पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है और बाहर वाली सरफेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं अर्थिंग कर देते हैं, जिससे प्लस यहाँ पे खत्म हो जाता है और इस प्रकार से प्लस माइनस यहाँ पे बन जाते हैं। एक पे प्लस चार्ज आ जाता है और एक पे माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इनर यहाँ पे जो अंदर वाली जो सरफेस है उस पे, बाहर वाली सरफेस तो यहाँ पे अर्थिंग में होती है, ठीक है। तो इसके लिए अपन कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V होता है। क्या होता है Q अपॉन V। इसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बता रखा है ना, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से बता रखे हैं, ठीक है। चेक करना, RBSC क्लास 12 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे टॉपिक बता रखे हैं। क्योंकि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके कारण कितना KQ अपॉन A, इसके कारण कितना ये B मानो ना, KQ अपॉन B जो कि माइनस में होगा, तो ज्यादा तो यही है, तो माइनस KQ अपॉन B, ये KQ अपॉन A, ये माइनस KQ अपॉन B, ये प्लस Q है ये माइनस Q है। ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो मतलब यहाँ पे AB आ गया कॉमन और यहाँ पे होगा B माइनस A और ये KQ यहाँ पे हो गया। तो यहां से C कितना हो गया, C मेरा हो गया Q अपॉन KQ B माइनस A अपॉन AB आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। Q से Q कट जाएगा और K को मैं लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। बात क्लियर है। KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन B, AB यहाँ पे नीचे आया, ये क्या हो गया B माइनस A, KQ मल्टीप्लाई में ये V आ गया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नंबर 10 जो टॉपिक हम यहां पे देख रहे हैं वो है अपना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, रुको इससे पहले हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। कैसी किस प्रकार से एनर्जी स्टोर होती है उसकी बात करते हैं। तो पहले कैपेसिटर बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं और इसको प्लस चार्ज देते हैं। क्या प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज दिया जा रहा है। तो इनिशियली हमने प्लस चार्ज दिया, लेट ये कोई हमें रिपल्शन या
किसी फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ा, तो डब्ल्यू आई मेरा 0 हो गया। आगे जब मैं दूसरा चार्ज दूंगा तो मेरे को रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तीसरा दूंगा और काम करना पड़ेगा, चौथा दूंगा और काम, इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। बात क्लियर है? स्टार्टिंग में कोई पोटेंशियल नहीं था, 0 था, ठीक है। और फाइनल में इसका पोटेंशियल V हो गया और इसका चार्ज Q हो गया, इसको हमने चार्ज Q दे दिया और फाइनल में आपने काम भी कर लिया WF, जो कि 0 नहीं है। कितना होगा? Q मल्टीप्लाई V, WF इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V। V इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, Q यहाँ पे इसको चार्ज दिया और ये मेरे पास वर्क हो गया, क्योंकि हमें पता है W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से W कितना हो गया? QV। तो W फाइनल तक जब हमने इसको पूरा चार्ज दे दिया तो कितना काम हुआ टोटल? QV हो गया। इनिशियली कितना है? 0। बात क्लियर है? अब अगर मैं इसके पास दूसरी प्लेट लेके आ जाता हूं तो यहां पे क्या होगा? माइनस आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और दूसरी वाले आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस। इसको कर दूंगा यहां पे अर्थिंग, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो, कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज करने में हो क्या रहा है? आपको काम करना पड़ रहा है। काम कर रहे हो मतलब हो क्या रहा है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और यही एनर्जी जो है ये स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। देखो प्लस से माइनस की ओर, तो कितनी आएगी ये? WI प्लस WF बाई 2, W एवरेज, औसत वर्क। कितना काम हुआ? चार्ज करने में कितना काम हुआ? वही तो एनर्जी स्टोर हुई है, WI प्लस WF बटे हुए 2। और ये कितना होगा? WI 0, WF कितना? QV बटे हुए 2, मतलब कितना आ गया? 1/2 QV। और इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 CV स्क्वायर। कैसे लिख सकता हूं? Q को लिख लो CV, तो CV स्क्वायर हो गया, और इसी को लिख सकता हूं Q स्क्वायर अपॉन 2C। कैसे लिख सकता हूं? V को लिख दूं मैं यहां पे क्या? Q अपॉन C, तो कितना हो गया? Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये अपने पास वर्क आएगा, और यही अपनी क्या होगी? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर होगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नंबर 11, और ये है अपना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, आवेश पुनर्वितरण। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन ये क्या कहता है कि दो कंडक्टर हैं अपने पास। क्या है? दो कंडक्टर। एक को आपने Q1 चार्ज दिया और इसका मान लिया पोटेंशियल V1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है। दूसरे को आपने Q2 चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। अगर इनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, इनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, ये लो, इनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, तो होगा क्या? चार्ज जो होंगे पहले यहां पे डिस्ट्रीब्यूट थे, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, वापस से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्यों? क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो होते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो जिस भी कंडक्टिंग बॉडी का चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस कंडक्टिंग बॉडी से आपके चार्ज क्या होंगे? बाहर जाएंगे। क्या होंगे? चार्ज बाहर जाएंगे, मतलब चार्ज वहां से ट्रांसफर होंगे। किधर की ओर? जिस कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल कम है। तो यहां पे इसका, सुनो ये मार्कर, ठीक है, इसका चार्ज Q1 था, तो अब इसका चार्ज मान लिया कितना? Q1 डैश। इसका चार्ज Q2 था, तो इसका चार्ज कितना हो गया? Q2 डैश। इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2। ये डिपेंड नहीं करता Q1 Q2 पे, डिपेंड किस पे करता है? C, शेप, साइज, इस पे डिपेंड करता है। तो ये C1 और ये C2। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V एंड V। ऐसा क्यों? अरे मैंने कहा ना, दो कंडक्टर्स को हम आपस में जोड़ देते हैं तो होता क्या है? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
क्योंकि ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसलिए। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे। तो जब आपने इसको जोड़ दिया तो फाइनल में क्या हुआ भाई, इनका पोटेंशियल सेम हो गया। बात क्लियर है, इनका पोटेंशियल सेम हो गया। यहाँ पे चार्ज Q1 डैश, यहाँ पे Q2 डैश, यहाँ पे C1, यहाँ पे C1, यहाँ पे Q1 V1 C1, Q2 V2 C2। स्टार्टिंग में बात करूं, टोटल चार्ज मेरा कितना Q1 प्लस Q2। बाद में मेरे पास टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अरे चार्ज तो यही रहेगा ना, Q चार्ज थोड़ा ना गायब हो गया। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बात करूं मैं Q1 की, तो यहाँ पे क्या होगा C1 V1 और यहाँ पे क्या होगा C2 V2। यहाँ पे बात करूं Q1 डैश की, तो होगा C1 V और ये होगा C2 V। ये भी क्यों, ये भी क्यों, मतलब बराबर रख दूंगा मैं क्या, C1 V प्लस C2 V। और यहां से V जो है कॉमन पोटेंशियल जो है, जो फाइनल में सेम हो गया, वो कितना आया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और इसे कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। तो इसमें चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन में पहला टॉपिक ये होता है कॉमन पोटेंशियल का। कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं बता दिया मैंने, डिटेल में और भी अच्छे से बता रखा है इसको। और V कितना आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सेकंड इसमें जो हम टॉपिक देखते हैं वो है अपना एनर्जी लॉस। क्या है, एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि। यहां पे एनर्जी में लॉस होता है, एनर्जी में लॉस होता है। कैसे होता है, देखो ये आपका कंडक्टर है, ये आपका दूसरा कंडक्टर है। जब आपने जोड़ा नहीं था तो एनर्जी यहां पे कितनी थी 1/2 C1 V1 स्क्वायर और यहाँ पे थी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये Q1 V1 और C1, ये Q2, ये V2 और C2। लेकिन जब आपने इसको जोड़ दिया तो यहाँ पे चार्ज हो गया Q1 डैश, यहाँ पे Q2 डैश, ये C1 और ये C2, ये V और ये V। तो जोड़ने के बाद क्या हुआ, चार्ज यहां से रीडिस्ट्रीब्यूट हुए। और कहां से गए चार्ज, इस कंडक्टिंग वायर से गए। तो होता क्या है, इस कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी यहां पे लॉस हो जाती है। और ये एनर्जी लॉस होता है टेम्परेचर के रूप में, इस प्रकार से हीट के रूप में। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू। और इसमें रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्जों को थोड़ा रोकता है, चार्जों को थोड़ा रोकता है। उस कारण क्या होता है, हीट निकलती है थोड़ी बहुत, हीट के रूप में एनर्जी का लॉस हो जाता है। वो लॉस कितना हुआ वो अपने को निकालना है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे फाइनल में अपने पास कितना आएगा 1/2 C1 प्लस C2 और ये आपका V स्क्वायर। ये पहला U1, ये आपका U2 और ये आपके मान लिया U डैश। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये स्टार्टिंग में कितना हो गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और इसको मान लेता हूं मैं, इसको U डैश मान लेता हूं और इसको U डबल डैश मान लेता हूं। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा, ये ज्यादा, क्योंकि ये तो कम हो गया, क्योंकि एनर्जी थोड़ा लॉस हो गया, एनर्जी थोड़ी नष्ट हो गई, उड़ गई हीट के रूप में। यहाँ पे U डैश, यहाँ पे U डबल डैश, ये कम है, ये ज्यादा है। कितना लॉस हुआ भाई, ये स्टार्टिंग में जो था उसमें से जो अब बच गया वो घटा दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, U डैश माइनस U डबल डैश। यहाँ पे इस कैलकुलेशन को करता हूं, V की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं। V कितना है अपने पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस कैलकुलेशन को करता हूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है अपने पास एनर्जी लॉस का। ये आती है अपने पास एनर्जी लॉस। और इस प्रकार से अपना चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें ये टॉपिक थे। ऊपर से हमने सारे टॉपिक देख लिए, डिटेल में मैंने बता रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके डिटेल में सारे टॉपिकों को देख सकते हैं।
और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।